हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द 11th लेक्चर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज। यहाँ पे इस बार मेरे पास 4 अलग अलग क्वेश्चंस आए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसमें एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 शामिल है, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3, उसके साथ साथ 13th और 14th शामिल है। तो मैं उसी को आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ और आप देखिए कि कैसे उस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप के हैं, तो कोई जिसमें आपको दिक्कत हो सकता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन में सबसे बेसिक चीज़ ये है कि आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन याद होना चाहिए। आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि जब हम कोई चीज़ को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल रहे हैं, एपी जिसको शॉर्टकट में लिखें, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नाम से ये प्रोग्रेस हो रहा है, किसी चीज़ का प्रोग्रेस यानी ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ ही मैथमेटिक्स है, अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 लिखे, ये भी एक एपी है। एपी में जो सबसे अच्छा चीज़ होता है, हम लोग वो पढ़े हुए हैं कि इन दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन रहता है, तो हम लोग बोलते हैं उसको कॉमन डिफरेंस, जिसको डी से लिखा जाता है। कॉमन डिफरेंस डी से लिखा जाता है। ओके, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का। 4 में से 2 अगर माइनस कर देंगे तो 2 हो जाएगा। सिमिलरली 6 में से अगर 4 माइनस कर देंगे 2, तो अपने प्रीसीडिंग टर्म से एक कांस्टेंट डिफरेंस रखता है। ईपी का यही सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, ये चीज़ इसमें आप एक तो फॉर्मूला है जो उम्मीद है आपको पता होगा। जैसे अगर हमको nth टर्म निकालना है तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको ये सब नहीं आता है तो आप कंसेप्ट वाला वीडियो देखिए, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखिए जिसमें मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये एन का होता है, ठीक है। ओके, जिसमें ए क्या होता है, हमारा फर्स्ट टर्म होता है, ये फर्स्ट टर्म होता है। जैसे इसी एपी में ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ठीक है। हर एक नंबर एक टर्म कहलाता है। और डी हमारा यहीं पे मैंने लिखा है कॉमन डिफरेंस, और एन वो nth टर्म है, 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म जो। तो खैर आते हैं एक्सरसाइज 5.1 का। मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेना चाहूँगा। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड और फोर्थ पूछा है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 पूरा यहाँ पे सॉल्व आपको कर दे रहा हूँ। इसमें बोला गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यहाँ पे बोला गया कि जो आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से कौन सारे सिचुएशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेली लाइफ में बहुत सारा एप्लीकेशन है। आप अगर कंसेप्ट वाला वीडियो देखें तो पहले मैंने एप्लीकेशन ही बताया है, तो इसी का बात किया गया है। पहला क्वेश्चन इसमें जो है, पहला का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, उसमें बोला गया है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब ये अब लैंग्वेज प्रॉब्लम में आप देखेंगे, ये लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल वाला में मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है कि ये क्या यहाँ पे सिनेरियो है। तो मुझे उम्मीद है वो आपको आता ही होगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम से एक्सरसाइज 3 का ही है। अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक 3 आवर्स का लैंग्वेज प्रॉब्लम का, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ आते हैं तो टैक्सी फेयर, टैक्सी का जो भाड़ा लगता है उसके बारे में दिया हुआ कि 15 रुपया फर्स्ट किलोमीटर के लिए, 15 रुपया फर्स्ट किलोमीटर के लिए। ओके, या फर्स्ट किलोमीटर अगर चले तो आपको 15 रुपीज़ देना पड़ेगा। आप अगर सेकंड किलोमीटर चलते हैं, मतलब दूसरा, फर्स्ट तो चले लिए, सेकंड किलोमीटर, तो उसके लिए आपको फिर से 15 नहीं देना पड़ेगा, आपको हर अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ लगेगा। ये चलता है मीटर के हिसाब से, शहर सब में ऐसे ही चलता है। मैंने लैंग्वेज प्रॉब्लम में और अच्छे से इसको बताया। तो 15 रुपये आपको फर्स्ट किलोमीटर का लग ही गया, और जब सेकंड किलोमीटर चल रहे होंगे तो 15 आपको लग चुका है, और उसके साथ साथ 8 लगेगा, 8 और रुपये लगेगा। अगर आप थर्ड किलोमीटर चलेंगे तो जितना पैसा लग चुका है वो तो है ही ना, 2 किलोमीटर आप चले हैं, 2 किलोमीटर का तो पैसा लगेगा ही। और थर्ड किलोमीटर में ये 15 + 8 तो लगा ही था। ओके, ये तो पहले से लगा था। 2 किलोमीटर आप जो चले हैं उसके लिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15, सेकंड किलोमीटर के लिए 8, और थर्ड किलोमीटर के लिए कितना, 8 ही लगेगा। अब हर आगे जितना किलोमीटर चलते जाएंगे उसके लिए एक्स्ट्रा 8 रुपीज़ लगेगा। सिमिलरली अगर 4th किलोमीटर चलते हैं तो 4th किलोमीटर के लिए अगेन कितना लगेगा, जितना लग चुका है उतना तो है ही, यानी 15 + 8 और +8। ये बस ब्रैकेट में दे रहा हूँ जिससे सेपरेशन आपको पता चले कि हाँ ये फर्स्ट किलोमीटर का है, ये सेकंड का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको एक और एक्स्ट्रा 8 लग रहा होगा। सिमिलरली ऐसे बढ़ेंगे। ओके, अब अगर आप इसको देखें, ये जो आपके पास सीक्वेंस बना, इसी को आपको पूछा है कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो इस सब को मैं सिंपलीफाई करके लिखता हूँ। 15 और 8 23 हो जाएगा। 23 और 8 कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 31। ओके, फिर 31 और 8, 15 + 8 हो गया 23, और 31 हो गया, 31 और 8 कितना हो गया, 39। ओके, ये हो गया। अब आप ऐसे ही और भी लिख सकते हैं, हम लोग को 2 से 3 चाहिए होता है, कम से कम 3, या मैंने 4 लिख दिया। तो क्या ये एपी है, ये एक सीक्वेंस, तो क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो सबसे आसान तरीका क्या है चेक करने का, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के आप देखिए, ठीक है। आप ये मान लीजिए कि ये फर्स्ट टर्म है तो A1 है, ये सेकंड टर्म है तो A2, थर्ड टर्म है तो A3,
फोर्थ टर्म है, तो A4, A1, A2, A3, 4। ये बस दिखाने का एक तरीका है, आप कुछ भी मान सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ही बोल सकते हैं इसको, बस दिखाने का तरीका है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। ओके, अगर ये देखें, अब हम अगर A2 में से A1 को माइनस करते हैं, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेते हैं, तो इस कंडीशन में क्या आएगा, 23 माइनस 15, ये कितना आपको देगा 8। A3 में से A2 अगर माइनस कर लेते हैं, A3 में से A2 अगर माइनस कर लेते हैं, यानी 31 में से 23 अगर माइनस कर लेते हैं, तब भी आया 8। अगर A4 में से A3 माइनस कर लेते हैं, ठीक है, तो 39 माइनस 31 दैट इज ऑल्सो 8। आप क्या देख रहे हैं, आप ये देखेंगे कि किसी दो कंजिक्यूटिव टर्म, लगातार टर्म का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। डिफरेंस जो है किसी दो कंजिक्यूटिव टर्म में, बिटवीन टू टर्म्स, और वो टर्म्स कैसे हैं, कंजिक्यूटिव, या बोल सकते हैं अपने प्रीसीडिंग टर्म से, यानी अपने पहले वाले टर्म से, इज कांस्टेंट। ये सिंपली आप लिख सकते हैं डिफरेंस इज कांस्टेंट, सो ये जो सीक्वेंस है, सो ये AP है, जो सीक्वेंस इज AP। ऐसे ही आप चेक कर रहे होंगे। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन से, जो इन्होंने भी पूछा है, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन दिया कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर आपके पास, कंसिडर कीजिए आपके पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर में एयर रहा होगा, तो कितना रहा है ये आपको नहीं दिया है। प्रेजेंट व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब बोले अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, कितना अमाउंट रहा जाता है सिलेंडर में, किस चीज़ का, गैस का ही। जब कोई वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप जब आप जानते होंगे एयर निकालने का काम करता है, वैक्यूम क्रिएट करने का काम करता है, यानी खाली जगह। वैक्यूम रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। आप समझिए इसको, ठीक है, रिमेनिंग एयर का बात कर रहा है। इसमें कितना था नहीं पता, ठीक है, पर वैक्यूम पंप क्या करता है, जितना भी था उसका 1/4 निकाल लेता है। और आपको पूछा है रिमेन कितना बचेगा, कितना। देखिए हम मान लेते हैं कि इसमें 1 लीटर रहा होगा, 1 लीटर, या सिंपल समझिए 4 लीटर आया होगा। अगर 4 लीटर है, उसमें से 1/4 हटा दिया, 1/4 का 4 लीटर का 1/4 कितना हो जाएगा, मतलब 4 लीटर को मैं आपको बोला हूँ 4 हिस्से में, 1/4, इसका क्या मतलब है, 4 में से 1 हिस्सा, तो 4 लीटर में से 1 निकाल लिया, तो कितना मतलब हो गया 1 लीटर। तो 1 लीटर इसमें से हम निकाल लिए, तो बचा कितना 4 लीटर, ठीक है। लीटर में क्यों बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है, वॉल्यूम को हम लीटर में अच्छे बात कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग एयर को वॉल्यूम ही ज़्यादातर मानते हैं, वॉल्यूम में या प्रेशर में, प्रेशर के टर्म में। तो 1/4 हट गया, ओके। तो यानी आपके पास रिमेनिंग कितना बचेगा, 1/4 तो रिमूव कर रहा है हर बार, ठीक है। अब 1 लीटर बचा है, अब उस 1 लीटर का भी 1/4 यानी 250 ml, 250 ml। तो खैर, तो रिमेनिंग कितना बन जाएगा, ये तो रिमूव किए हैं, तो रिमेनिंग एयर कितना हो जाएगा। तो अगर 1 रहा होता तो 1 - 1/4 यानी 3/4 रहा होगा। आपको इसमें दिक्कत हो रहा है 1 क्यों माने, ठीक है, 1 यूनिटी माना जाता है कि उतना होगा ही, जैसे 100%, तो वो भी 1 है। खैर, आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो मान लीजिए कि लेट एयर प्रेजेंट, एयर जो प्रेजेंट होगा इनिशियली, शुरू में वो x है, इनिशियली एकदम स्टार्टिंग में x रहा होगा। तो x में से रिमूव कर दिया हम कितना, 1/4 जितना होगा। तो रिमूव्ड एयर जो कि रिमूव किया गया वो क्या गया, 1/4 ऑफ x यानी x/4। तो रिमेनिंग कितना बचा, खुद सोचिए रिमेनिंग कितना बचा रहा होगा। तो रिमेनिंग जितना था यानी x, उसमें से x/4 हट गया, तो कितना बचा, देखिए 4 LCM हो जाएगा, 4 × x 4x हो जाएगा, -x यानी 3x/4। तो ये आपके पास बचा, ओके। अगेन क्या करेगा, ये तो आपके पास एक बार बचा कि ये पहले मेरे पास कितना था, मेरे पास पहले x था, उसमें से 1/4 हट गया यानी 3x/4 बचा, ठीक। पर आपको अगर सीक्वेंस को चेक करना है कि AP है या नहीं, तो कम से कम 3 टर्म चाहिए, ठीक है। तो एक और टर्म निकालने की कोशिश करते हैं। अब ये चीज़ जो है इसका 3/4 है, ठीक है, इसमें से 1/4 निकलेगा और 3/4 इसका बचेगा। तो अगेन आफ्टर रिमूविंग 1/4, आफ्टर रिमूविंग 1/4 ऑफ एयर जो प्रेजेंट है, यानी 3x/4 प्रेजेंट है, तो कितना बचेगा। तो सिमिलरली देखिए 3/4 ऑफ 3x/4 कितना हो जाएगा, देख सकते हैं 3/4 ट्वाइस है, ये 9/16 आप लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 x, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपके पास रिमेनिंग ईयर। दूसरा बार अगर ईयर निकाला जाता है रिमेनिंग ईयर, ओके, थर्ड टाइम से निकाला जाएगा, तो आप खुद सोच सकते हैं क्या हो जाएगा, थर्ड टाइम निकाला जाएगा तो अगेन इसका 3/4 यानी 3/4 ऑफ 9/16x, ये आपके पास कितना देगा, 9 3 जा 27, ठीक है, 27/16 और 4 जा 64।
एक्स ये बच जाएगा। खैर हम लोग ज़्यादा नहीं चले, 2 टर्म हमारे पास मिल गया। 31वां टर्म कितना हो गया हमारे पास 9x/16। 4th टर्म आपको निकालना है तो वही 27x/64। अब इजीली आप अगर रिमूव करते हैं, ये आप फर्स्ट टर्म हो गया आपके पास A1 लिख लीजिए, इसको सेकंड टर्म लिख लीजिए, इसको थर्ड टर्म लिख लीजिए। आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं अगर A2 में से A1 हम घटाने चलते हैं, अगर हम A2 में से A1 माइनस कर लेते हैं तो ये बच जाएगा 3x/4 - x। तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 अगर एलसीएम लेते हैं तो 3x - 4x यानी -x/4। और अगर हम A3 में से A2 माइनस करते हैं तो यानी 9x/16 - 3x/4। 16 हो गया एलसीएम अगेन, तो हो गया कितना 9x - 4 4 जा 16 -12 ओके -3x/16। अब क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे जो डिफरेंस आया था वो -x/4 आया था और यहाँ पे जो आया था -3x/16 आया था। तो क्लियरली ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ सेम नहीं है। तो यहाँ आप लिख देंगे कि चूंकि डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, सिंस डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म, तो इसलिए AP नहीं है, इट इज़ नॉट एन AP, इट इज नॉट कांस्टेंट, सो इट इज नॉट AP, इट्स नॉट एन AP, ये AP नहीं है, इट्स नॉट एन AB। तो ये आपका पास हो गया। ओके चलते थर्ड क्वेश्चन। अगेन आप क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड को देखेंगे तो वो सिमिलर है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 से। वहाँ पर टैक्सीफेयर का था और यहाँ दिया है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, अगर एक वेल को, एक कुआं को खोदा जा रहा है, ठीक है, इसमें से मिट्टी निकाला जा रहा है, तो बोला गया है कि अगर आप अगर आप फर्स्ट मीटर खुदवाते हैं तो उसके लिए आपको एक अलग कॉस्ट लग रहा है। फर्स्ट मीटर के लिए यहाँ बोला गया कि फर्स्ट मीटर के लिए जो कॉस्ट लग रहा है वो आपका लग रहा है 150 रुपीज़। और जब सेकेंड थर्ड फोर्थ किलोमीटर अगर लग रहा है और उसको फिर से मिट्टी निकाला जा रहा है सेकेंड मीटर में, थर्ड मीटर में, मतलब फर्स्ट मीटर समझिए ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से फर्स्ट मीटर अगर यहाँ पे डिग किया जाता है तो इसका 150 लगेगा। सेकेंड मीटर जो डिग किया जाएगा उसका सिर्फ 50 लगेगा, फिर थर्ड किलोमीटर का डिग करने का 50 लगेगा, फोर्थ का भी 50 लगेगा, ऐसे ऐसे सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। तो फर्स्ट मीटर अगर डिग किया जाता है फॉर डिगिंग यानी मिट्टी निकालने का, खोदने का, तो फर्स्ट मीटर के लिए 50। सेकेंड जब लगेगा तो उसके लिए सिर्फ सेकेंड से 50 लगने लगेगा। ओके तो पहला चीज़ तो ये है कि फर्स्ट मीटर का इसका कितना लग गया 150, सेकेंड में कितना लगेगा, तो जो फर्स्ट का लग चुका है वो तो है ही, तो 150 तो है ही, और उसके साथ अब बस 50 लगेगा, ठीक है, अब बस 50 लगेगा। थर्ड अगर बात करें तो वो इतना तो लग ही गया है सेकंड तक। आपको अगर टोटल पैसा देना होगा, टोटल पैसा की बात हो रहा है, लास्ट में आपको कितना देना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ डिगिंग, तो उसके लिए 150 + 50, ये तो सेकंड मीटर की बात हो गया, तो इतना तो आपको देना ही पड़ता। अब थर्ड अगर खुदवाए हैं तो उसके लिए 50 और, थर्ड डिग करने के लिए 50 और। सिमिलरली अगर फोर्थ हम लोग चले 150 + 50 अगेन ब्रैकेट में सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ जिससे कि सारा टर्म आपको सेपरेट होकर देखिए, इसमें आपको 50 रुपीज़ और देना पड़ेगा। मतलब टोटल कॉस्ट देते देते अगर आप 4 मीटर तक डी करवाते हैं तो आपको पास टोटल जो कॉस्ट देना पड़ेगा वो पहला मीटर का 150, सेकेंड मीटर 50, थर्ड मीटर अगेन 50, फोर्थ मीटर अगेन 50, यानी आपको 300। तो इस तरह से अगर इस सारे टर्म को लिखे हम सिंप्लीफाई करके, तो ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा कितना 250, ये कितना हो जाएगा 300। तो इसको अगेन आप A1, A2, A3, A4 यानी टर्म्स बोल सकते हैं, ठीक है। अगेन अभी टर्म AP का है या नहीं इसको नहीं पता है, पर टर्म्स तो हम लोग बोल सकते हैं। अब अगर AP पता करना है तो हमको सिंपल से काम क्या करना रहता है, सिमिलरली आप इसको इससे माइनस कर लीजिए। अगर इसको A1 बोले हैं, इसको A2 बोले हैं, इसको A3, इसको A4, ठीक है, बस बोलने की बात है। T1, T2, T2, 3, 4 भी लिखते हैं, तो अगर A2 - A1 लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 200 - 150 जो कि हो जाएगा 50। A3 - A2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपके पास 250 - 200 जो कि हो जाएगा कितना, जो हो जाएगा आपके पास 50। सिमिलरली A4 - A3 करेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा 300 - 250 यानी 50। तो क्लियरली यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिखेंगे हम सिंपली, यहाँ लिख देंगे कि चूँकि डिफरेंस जो सिंस डिफरेंस इज कांस्टेंट, डिफरेंस बिटवीन टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म या कंजुगेटिव टर्म इज कांस्टेंट, सो इट इज़ एन AP। सो ये क्या है NAP, ये आप नीचे में लिख देंगे आप कंक्लूड करके, क्योंकि आपको बोला एडिशन भी देना। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन, उम्मीद है आपको ये समझ गया हूँ। बढ़ते हैं फर्स्ट का जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखिए तो उसमें थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको ज्ञान होना चाहिए। मुझे उम्मीद है क्लास 8 में ही ये था तो आपको थोड़ा सा पता होगा ही, कम से कम फॉर्मूला तो पता होगा ही, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला डेरिवेशन का वीडियो मिल जाएगा। ओके तो खैर यहाँ देखिए, तो यहाँ दिया हुआ कि द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर,
आपको बस अमाउंट ऑफ मनी जो आ रहा है उसका पता करना है एपी में है या नहीं है। तो उसके लिए कुछ कंडीशन दिया है। वो कंडीशन क्या दिया है कि जो पैसा खर्च किया जा रहा है, यानी आपके पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट में जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं, जो खर्च किया जा रहा है वो कितना है, वो है 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया गया एट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पे जिस पे जो रेट लगा हुआ है वो है 8% पर एनम, 8% पर एनम। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला आपके पास बन जाता है वो कुछ इस तरह से बनता है, जो कि है P इंटू 1 प्लस जो रेट लग रहा है वो बाय 100, ये R दिखा रहा है रेट को, ठीक है, आप स्मॉल r भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं, और इसके पावर में n। ये आपके पास अमाउंट का फॉर्मूला आता है जो लिखा हुआ कि अमाउंट ऑफ मनी जो हर ईयर आते जाएगा। तो इस अमाउंट का फॉर्मूला यही होता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट में बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का था P इंटू आर इंटू टी बाई 100। सिमिलरली यहाँ पे ये n या आप t लिख सकते हैं ज़्यादा आसानी के लिए। t यहाँ टाइम दिखाएगा, कैपिटल T टाइम दिखाएगा। ओके, ये t क्या दिखा रहा है, टाइम, 2 साल 3 साल 4 साल के लिए। तो चूंकि हमको कम से कम 3 या 4 टर्म निकालने होंगे तो हमको 3 और 4 साल का बात करना होगा, यानी T1 T2 T3 4। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो फर्स्ट ईयर में अमाउंट कितना आएगा, तो देखिए सब वैल्यू को पुट करके रखते हैं। तो 10,000 इंटू 1 प्लस आर यानी रेट 8/100 इंटू फर्स्ट ईयर है तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं T1। अगेन सेकेंड ईयर की बात करेंगे, ये फर्स्ट ईयर की बात हुई। सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो 10,000, ये तो ऐसे ही रहेगा। ओके, 10,000 फिर 1 प्लस 8/100 और यहाँ कितना हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड ईयर की बात हो रही है। सेकेंड ईयर मतलब सेकेंड ईयर या आफ्टर बोल सकते हैं आप, 2 ईयर, 2 ईयर के बाद, तो 2 ईयर के बाद फर्स्ट ईयर और ये ईयर दोनों, यानी टाइम हो जाएगा 2 साल, तो 2। फिर थर्ड ईयर या आप समझ सकते हैं आफ्टर 3 ईयर, क्या हो जाएगा, यहाँ टाइम की जगह हम लोग देंगे पावर में 3, तो P इंटू 1 प्लस आर यानी 8, आर है 8, रेट है 8/100 का पावर 3। क्लियरली आप देख सकते हैं इस सबको, आपको सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं है इसको, ठीक है। आप अगर सॉल्व करने जाएंगे तो क्लियरली यहाँ देख सकते हैं पावर में बढ़ रही है ये चीज़, ठीक है। ये तो ये AP हो ही नहीं सकता। मुझे अगर पावर में बढ़ रहा है तो उसका डिफरेंस कभी कांस्टेंट होगा क्या, समझिए। अभी 2 है, ये 2 का पावर 2 4 हो गया, फिर 2 का पावर 3 अगर हम लिखे 8 हो गया, 2 का पावर 4 16 हो गया। तो इस दोनों का अगर कभी आप माइनस करने जाएंगे, 4 में से 2 अगर माइनस हो जाता है तब क्या लग रहा है, ये कांस्टेंट होगा। 4 में से 2 गया तो 2 और 8 में से 4 गया तो 4, 16 में से 8 गया तो 8। तो ये कभी कांस्टेंट होने वाला नहीं है डिफरेंस, और डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा तो AP है ही नहीं। तो इसलिए आपको इसको सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं है। आप सिंपली लिख देंगे कि एज द डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, डिफरेंस जो है दो टर्म के जो कांस्टेंट नहीं है, डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, इसलिए AP में नहीं है। सो इट इज़ नॉट एन AP, जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है वो AP में नहीं है। अब ये था एक्सरसाइज 5.1 का एक क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट को अगर देखिए आप, 3 के फर्स्ट को, जो कि एक्सरसाइज आपका 5.2 है, तो उसमें दिया गया है कि इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। यहाँ आपको बॉक्सेस बना के दिया गया है। जैसे पहला क्वेश्चन है 2, उसके बाद अगला टर्म में नहीं है तो आप फिलिंग द ब्लैंक्स आप समझ सकते हैं, बॉक्सेस है, और उसके साथ जो नेक्स्ट टर्म है वो है 26। वैसे क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। उनमें से 2-3 मेथड को मैं फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर दे रहा हूँ, लेकिन आगे के क्वेश्चन में हम लोग, चूँकि ये चैप्टर AP है तो हम AP के हिसाब से डिस्कस कर रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चंस में जो मिसिंग टर्म है, जैसे ये वाला टर्म है, इसको कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे निकालने का बहुत सारा तरीका है। फर्स्ट आप चला जाए कि मान लें कि ये वाला टर्म x होगा, नहीं कुछ पता है यहाँ पे क्या होगा, तो आप क्या मान सकते हैं x। तो लेट द मिसिंग टर्म बी x। अगर मिसिंग टर्म को कोई x मान लेता है तब क्या करेगा वो, तो वो ऐसे लिख सकता है क्या, 2x और 26 क्या होगा AP में। AP में क्यों होगा, क्योंकि पहले ही लिखा हुआ कि AP में है। अब AP में है तब आप मिसिंग टर्म निकालिए। अब जब ये AP में है तो AP से आप सिंपल सा कंसेप्ट लगा सकते हैं कि अगर AP में होगा तो इस दोनों का डिफरेंस और इस दोनों का डिफरेंस सेम होगा। यही तो कंसेप्ट लगाते हैं हम लोग, 2 4 6 अगर AP में। तो यहाँ पे क्या चीज़, एक ऐसा चीज़ है जो AP बना रहा है इसको। तो AP इसको बना रहा है क्योंकि 4 - 2 अगर करते हैं तब भी 2 आता है, और 6 - 4 करते हैं तब भी 2 आता है। तो हम लिख सकते हैं 4 - 2 यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 6 - 4, क्योंकि दोनों का आंसर कितना है 2, तो 2 इक्वल टू 2। तो ये हम लोग कर सकते हैं। यहाँ भी सेम काम कर सकते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी x - 2 इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म यानी 26 - x। ये x अगर इधर ले आए तो x प्लस x माइनस इधर आएगा तो प्लस x इक्वल टू 26, और ये -2 इधर जाएगा तो +2, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 28। तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 14।
एक तो ये सिंपल सा मेथड हो गया, इसमें आप सिंपल वेरिएबल का कंसेप्ट लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्योरली एपी के हिसाब से चलना चाहते हैं, जहाँ पे आपको nth टर्म, जैसे ये सेकंड टर्म है, इसको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगे a+n-1 × d टाइप, तो उसको करने के लिए भी हमारे पास तरीका है। चलिए हम उस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे कर रहे होंगे। वैसे दूसरा मेथड भी आपको अगर माइंड में है तो अरिथमेटिक मीन मैंने कंसेप्ट वाले वीडियो में पढ़ाया हुआ है, आपको नहीं पता तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो उस वाले में मैंने बताया हुआ कि दो अगर नंबर है और उस दोनों नंबर के बीच में अगर एक नंबर आपको चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो आप सिंपली इस दोनों का एवरेज निकाल सकते हैं। नाम ही है अरिथमेटिक मीन। जैसे 26 + 2 28 और 2 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 26 + 2 28, 28/2 24। अरिथमेटिक मीन की बात है कि अगर ए बी कोई नंबर है और इन दोनों के बीच में आपको ऐसा चीज़ चाहिए, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन चाहिए, तो आप क्या निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ये भी आपको वैल्यू दे देगा। खैर हम लोग चलते हैं जो ज़्यादातर क्वेश्चन से जिस कंसेप्ट पे सॉल्व करे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में, उसके तरफ। अब क्वेश्चन के हिसाब से 2 है, फिर हमारे पास ये बॉक्स है, यानी इसमें नहीं पता क्या हमारे पास, और फिर हमारे पास 26 है। यानी हमारा फर्स्ट टर्म हम a1 लिखे, फर्स्ट टर्म a1 वो हमारा 2 है, a2 हमको नहीं पता कि a2 हमारा क्या होने वाला है, और a3 जो है वो हमारा 26 है। ओके, अब इनमें से आपको एक थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जो चीज़ दिया हुआ है ना उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। जैसे एक बार a1 दिया हुआ, एक बार a3 दिया हुआ। a1 को आप तो सिंपली a1 का फॉर्मूला, अगर फर्स्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला, कोई भी nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, an = a+n-1 × d। तो यहाँ तो आपको a1 है ही, d का कुछ वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म के लिए n कितना होगा, n जो यहाँ पे लिखा हुआ क्या दिखा रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो a1 लिखेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 0d। तो इससे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर हम a3 मान ले, a2 को दिया ही मैंने, तो a3 = क्या लिख सकते हैं, a+3 - 1 × d, a+n-1 × d। जहाँ पे अभी a कहने के लिए फर्स्ट टर्म है और यहाँ a1 लिखे हैं हम लोग, तो a1 लिख लेते हैं। a3 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 26, तो इस a3 की जगह हम लग देते हैं 26, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ नहीं पता है हमको, ठीक है। अब ये लीनियर इक्वेशन जैसा बन गया, जहाँ पे वेरिएबल है हमारे पास, कितने वेरिएबल है, तो यहाँ एक ही वेरिएबल है, जो कौन है, d, क्योंकि हमारे पास a1 जो है फर्स्ट टर्म वो दिया हुआ है 2 + 2 3 - 1 हो गया कितना, 2d। इस 2 को इधर ले आते हैं तो 26 - 2 = 2d, ये कितना हो जाएगा, तो 2d = 24 हो जाएगा, d = कितना हो जाएगा, 24/2, जो आपको दे देगा 12। तो अभी क्या है, अभी d आया है, कॉमन डिफरेंस आया। अभी ये हमारे पास ये वाला टर्म नहीं आया, अभी ये कॉमन डिफरेंस है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट स्टेप पर है, और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे होंगे, कुछ नहीं, बस हम लोग का सेकंड टर्म निकालना है। तो a2 जो कि सेकंड टर्म है वो कैसे निकलता है, a+2 - 1 × d, a+n-1 × d, यही तुम्हारा फॉर्मूला है जनरल टर्म का। तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालें, a1 हमारे पास कितना है, a1 हमारे पास 2 + 2 - 1 1d, या सिंपली d आप लिखें तो ये लिख सकते हैं 2 + d कितना है हमारा 12, आ गया 14। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ओके, अब चलिए बात करते हैं अगले कैटेगरी, अगले क्वेश्चन की, जिसमें आपको फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, फिर सेकंड टर्म दिया है, थर्ड टर्म नहीं दिया, फोर्थ टर्म दिया है। चलिए बात करते हैं उसकी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, तो इसमें दिया है, यहाँ पे नहीं पता हमको क्या है, ठीक है। फिर अगला टर्म में 13 दिया है, फिर यहाँ पे नहीं पता क्या है, और फिर उसके अगले टर्म में 3 दिया है। अगेन हम एपी के हिसाब से चलेंगे। अगेन आप एक्स वाई मान के लीनियर इक्वेशन से 2 इक्वेशन बना सकते हैं और काम कर सकते हैं, पर हम एपी के हिसाब से चलते हैं। तो इसमें आपको यहाँ और यहाँ नहीं पता है, a1 क्या है, इसको आप a1 बोले तो नहीं पता, a2 फिर पता है, सेकेंड टर्म जो है वो 13 है, a3 अगेन आपको नहीं पता, और a4 क्या है, वो 3 है। तो आप किसी का मदद ले सकते हैं, मान लीजिए a2 का मदद ले लेते हैं। a2 = दिया हुआ है 13, a2 को हम लिख कैसे सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से, a+2 - 1 × d, ठीक है। तो ये हो जाएगा a+1d, या सिंपली d सेकेंड टर्म। ओके, सेकेंड टर्म का वैल्यू कितना है, तो ये है 13, तो a2 की जगह मैं 13 लिख देता हूँ। a कितना है नहीं पता, यानी a1 कितना है वही नहीं पता, ये a यहाँ पे है, फर्स्ट टर्म दिखाते रहता है, a+n-1 × d, a1 और साथ में d, एक तो ये हमारे पास हो गया। सिमिलरली a4 को निकाल के देखते हैं, a4 यानी फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a+n-1 यानी 4 - 1 × d, यहाँ a या a1 बोलिए आप, क्योंकि a1 हम माने हुए हैं। a4 कितना, a4 का वैल्यू दिया हुआ 3 = a1 + 4 - 1 यानी हो गया 3 और d। अब देखिए ये दो आपको इक्वेशन टाइप में दिख रहा है, आपको इसको और बेटर वे में मैं लिखूँ तो a1 + 3d = 3, ये आपके पास एक इक्वेशन दिख रहा होगा। सिमिलरली a1 + d = 13, ये आपको 2 इक्वेशन दिख रहा होगा। इस दोनों इक्वेशन में अगर हम किसी तरह से इसको सॉल्व कर लें, तो
ए और डी का वैल्यू आ जाएगा। एक बार ए और डी का वैल्यू आ जाएगा तो क्लियरली हम इस टर्म को निकाल सकते हैं। कैसे करें, तो आपको अगर ध्यान से देखें तो ये और ये चीज़ हमको नहीं पता है, नहीं A1 ना डी, यानी ये हमारे ये अभी क्या है, वेरिएबल, यानी दो वेरिएबल वाला चीज़ है और पावर 1 ही 1 है सबका, यानी लीनियर इक्वेशन बन रहा है इनटू वेरिएबल। तो इसके लिए आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे भी। हमारे पास 4 मेथड होते हैं, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मुझे अभी फेवरेबल लग रहा है कि मैं अगर एलिमिनेशन कर दूं, इसको इससे माइनस कर देता हूं, ठीक है। ये हो गया हमारा मान लीजिए सेकंड इक्वेशन और ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। तो अगर सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं तो सेकंड इक्वेशन में क्या है, A1 प्लस 3D, और फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, A1 प्लस डी। तो A1 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये हो जाएगा 3 माइनस 30, हमारे पास D का वैल्यू आ जाएगा। तो ये A1 माइनस हो जाएगा, A1 प्लस 3D माइनस में A1 माइनस में D, A1 कैंसिल हो गया, इक्वल टू -10। ओके, implies 3D minus D, we have 2D equal to -10, implies D equal to -2 by -10 by D equal to -10 by 2, that is -5। तो ये हो गया आपके पास। अब आपको टर्म्स लिखने हैं तो आप इजीली लिख सकते हैं। टर्म्स कौन कौन थे, तो देखिए यहाँ नहीं पता था हमको, फिर 13 था हमारे पास, फिर नहीं पता था, फिर 3 था हमारे पास, बॉक्स बनाया हुआ है यहाँ पे। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म A1 का वैल्यू अब हमको निकालना है, A1 क्या है, तो किसी इक्वेशन, हमारा इक्वेशन कौन था, एक था A1 प्लस डी इक्वल टू 13। अब D का वैल्यू पता चल चुका है ना, तो A1 आराम से नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। A1 ऐसे रहने दीजिए, इस D का वैल्यू यहाँ रख लीजिए, -5 इक्वल टू 13। तो A1 -5 इक्वल टू 13, तो A1 कितना हो जाएगा, इस 5 को इधर लीजिए, 13 प्लस 5 यानी 18। यानी A1 का तो वैल्यू आ गया, A1 यहाँ से कितना आ गया, 18। एक बार A1 आ गया, अब A3 निकालना आपको। A3 कैसे निकल जाएगा, A3 अगेन A प्लस 2D था, 3 माइनस 1 2D। तो A1 हमको पता चल चुका है क्या, जरूर। A1 कितना निकला है, अभी निकाले हम लोग 18, और प्लस में 2 इंटू डी कितना है, -5। तो ये हो गया 18, 2 5 जा 10, माइनस में 10, तो ये कितना हो जाएगा, 18 माइनस 10 हो गया 8। यानी आपका जो ये खाली जगह था, एम्प्टी बॉक्सेस था, इसकी जगह यहाँ A1 हो जाएगा 18 में से 5 गया 13, और 13 में से 5 गया 8 और 3, तो ये हो गया आपके पास AB। तो इस तरह से आप AB कंसिडर करके मान सकते हैं। मैं एक दो और क्वेश्चन कर देता हूँ, सारा क्वेश्चन मेरे हिसाब से अब करने का जरूरत नहीं है। चलिए थर्ड क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। आपको अगर फिर भी पूरा क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो तो आप बोलिएगा, मैं एक बार और अलग से सबको कर दूंगा, पर मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। फिर भी एक क्वेश्चन मैं और कर दे रहा हूँ आपके पास, थर्ड क्वेश्चन ही कर दे रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा फ्रैक्शन आएगा तो उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पास 5 है, फिर एम्प्टी बॉक्स है, फिर एम्प्टी बॉक्स है, और फिर 9 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको पहले हम अगर तो ले तो ये हो जाएगा 9 2 जा, मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में ले आते हैं, तो 9 2 जा 18, और 18 एक हो जाएगा 19/2, ये आपके पास फ्रैक्शन आ गया। ओके, अब चलिए, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़े तो हमारे पास अभी किसका इन्फॉर्मेशन है, A1 इक्वल टू 5 है, A2 नहीं पता, A2 नहीं पता है हमारे पास, A3 भी नहीं पता है, और A4 पता है। ये अगेन आपको क्या आइडिया लेना है, अब इसके बारे में हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, A1 के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसके बारे में है उसी को पकड़ लीजिए। तो A4 हमको पता है ना कि वो है 19/2। A4 का अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से चले तो कैसे हम लिख सकते हैं, A प्लस 4 माइनस 1, और यहाँ A यानी फर्स्ट टर्म यानी A1 लिख सकते हैं, 4 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता था। तो A4 दिया कितना है, हमको दिया 19/2, तो A4 की जगह हम 19/2 लिख दिए, इक्वल टू A1 कितना है, A1 5 है, तो यहाँ लिख दिए, प्लस 3 इंटू डी। अगेन यहाँ से डी का वैल्यू निकल सकता है, इम्प्लाइज 3D इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 को इधर ले आते हैं, कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट की तरफ, -5। इसको अगर एलसीएम ले लेते हैं तो 2 हो जाएगा एलसीएम, तो 19, 2 5 जा 10, यानी हो जाएगा कितना 9/2। तो ये आपके पास D का वैल्यू आ गया, नहीं 3D का वैल्यू आ गया, 3D इक्वल टू 9/2। हमको D का वैल्यू चाहिए, तो D कैसे निकाल सकते हैं, तो इस 3 को, जो 3 यहाँ है, इस 3 को इधर ले आइए, तो ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा, तो डिवीजन में, यानी 9/2, और 3 भी इधर आ जाएगा, तो 3 3 जा 9, यानी हो जाएगा 3/2। ये आपके पास D का वैल्यू आ गया। एक बार D का वैल्यू आ गया था तो सारा काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ सेकेंड टर्म मिसिंग है तो A2 कितना हो रहा था, A2 लिख सकते हैं हम A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी A प्लस डी, और ए यहाँ पे कहने का मतलब A1 है, यानी फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म यानी 5, और D यानी 3/2। यहाँ पे आप 2 एलसीएम ले लीजिए, 5 2 जा 10 प्लस 3 यानी 13/2, ये आपके पास हो गया सेकेंड टर्म, ठीक है, जो मिसिंग था आपके पास। अगेन ये थर्ड टर्म भी नहीं पता, तो इसी तरह से थर्ड टर्म निकाल सकते हैं। A3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A1 प्लस n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D। A1 कितना है, अगेन A1 आप देख सकते हैं 5 है, और प्लस 2 इंटू डी यानी 9/2,
नहीं 3/2 सॉरी, डी कितना है हमारे पास 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 5 3 कितना हो जाएगा 8। तो आपके पास यही हो गया, यानी आपका ए पी बना कुछ इस तरह का। 5 पहला टर्म दिया ही हुआ था, ये हमारे पास ए पी है मिसिंग वाला भी लिखने के बाद। 5 सेकेंड टर्म हमारे पास अभी निकला था, कितना आया था 13/2। थर्ड टर्म कितना आया था, थर्ड टर्म आया है 8 और फोर्थ टर्म दिया ही हुआ था 9 1/2 या 19/2। तो ये आपके पास हो गया, आपके पास ये है। अगेन आप फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे, दैट इज ऑल्सो सिंपल। आपके पास दो चीज़ दिया हुआ है, एक A1 दिया हुआ है, फिर सेकंड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म मिसिंग है, फिफ्थ भी मिसिंग है, सिक्स्थ है। ठीक है, तो आप इसको किसको पकड़ेंगे, मुझे उम्मीद आप समझ गए, सिक्स्थ वाले टर्म को पकड़ेंगे। सिक्स्थ वाला टर्म सी है, 6 है, और फिर A1 दिया हुआ है, तो वहाँ से आप डी वैल्यू निकाल लेंगे। एक बार डी वैल्यू निकाल लेंगे तो सेकंड थर्ड फोर्थ निकालना बहुत आसान होगा। ठीक है, सिमिलरली आपके पास फिफ्थ इक्वेशन में फर्स्ट टर्म नहीं दिया, सेकंड टर्म दिया है, फिर थर्ड टर्म दिया है, फोर्थ नहीं दिया, फिफ्थ नहीं दिया, सिक्स्थ दिया है। तो आप अगेन सेकंड टर्म को पकड़ेंगे, a प्लस डी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि सेकंड टर्म a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस डी लिखेंगे। और लास्ट वाला टर्म जो सिक्स्थ टर्म है उसमें a प्लस 5d लिखेंगे। अगेन जैसे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को किए थे, जहाँ डी एलिमिनेशन मेथड से दो इक्वेशन बनेगा, उसे कैंसिल करके और फिर डी का वैल्यू निकालते हैं, फिर ए का। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इसका अलग से आपको बता के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की तरफ बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की तरफ देखें तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकता है, क्योंकि इसमें 2-3 कंसेप्ट यूज हो रहा है, उसके साथ ये क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पे बोला गया पहला जो 13 देखेंगे, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। ठीक है, तो आपके पास 3 डिजिट्स नंबर चाहिए, 3 डिजिट्स नंबर चाहिए, और वो डिवाइड होना चाहिए 7 से। ठीक है, डिवाइड होना चाहिए 7 से, और 7 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब रिमाइंडर में कुछ नहीं आना चाहिए, रिमाइंडर में 0 आना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसा नहीं आना चाहिए, यानी टोटली डिवाइड होना चाहिए। तो आपको तो पहले ये आइडिया होना चाहिए 3 डिजिट नंबर होता क्या है। तो सिंपली जिसमें 3 डिजिट्स हो। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं भाई साहब, तो 99 के बाद जो 100 है आपके पास, यहाँ से 3 डिजिट स्टार्ट होता है, 1 2 3 डिजिट, और ये कहाँ तक जाता है, ये जाता है 999। ऐसे बचपन में पूछा जाता है ना, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 3 डिजिट का लार्जेस्ट। ये क्यों बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले तो ये आइडिया हो कि 3 डिजिट्स के नंबर कितने होते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक होते हैं, उसी बात तो पता चलेगा कि 3 डिजिट्स में कौन कौन है जो 7 से डिवाइड होते हैं। ओके, तो अब हमको ये पता लगाना कि 7 से कौन कौन डिवाइड होता है। अब इससे हम एपी बना के बड़ा आसानी से बता सकते हैं कितने टर्म हो गए। बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है ये एपी का, जिससे हम ऐसे ऐसे चीज़ चुटकी में निकाल सकते हैं। खैर, तो अब 7 से डिवाइड होना चाहिए 3 डिजिट वाला। अब अगर 7 से 100 को डिवाइड करने जाएंगे, जो कि एक 3 डिजिट है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं 100 को 100 से जब 7 से जब 100 को डिवाइड कर रहे होंगे तो 7 1 जा 7, यहाँ 3 बचेगा, 7 4 जा 28, यानी 2 बच रहा है, 2 बच रहा है। ओके, यानी अगर इसमें 5 और रहता, ठीक है समझिए, अगर 105 रहता, 2 बच रहा है, 2 + 5 7 होता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ 5। अगर 5 और रहता यानी 105 होता, क्योंकि हम 2 माइनस नहीं कर सकते। अगर 2 माइनस कर देंगे 100 में से तो क्या हो जाएगा, 2 अगर माइनस कर देंगे 100 में से तो 98 हो जाएगा। और 98 क्या है, एक 2 डिजिट का नंबर, तो हमको 3 डिजिट का नंबर का बात करना। तो इसलिए एक रास्ता तो है, आप इसको 2 में से 2 माइनस कर दीजिए, जिससे कि ये 7 से डिविजल हो जाए, या जो एक्स्ट्रा आ रहा है उस एक्स्ट्रा को ऐड कर लीजिए, यानी 5 को ऐड कर लीजिए, तो 105 अगर कर लेंगे आप, क्लियरली आप देख सकते हैं 105 7 से डिवीजन होगा। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 15 7 जा 105। तो यानी पहला जो 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिवीजन होगा वो होगा हमारे पास 105। फिर अगला आप क्लियरली समझ सकते हैं, अब 7 आप जोड़ते जाइए, 112। क्यों, क्योंकि 100 अगर 6 करते हैं तो 106 को अगर 7 से आप डिवाइड करना चाहेंगे तो 7 1 जा 7, यहाँ बचा 3, 7 5 जा 35, 1 बच जाएगा। ठीक है, बस 1 बच जाएगा। तो आपको डिवीजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर 106 आता है, 2 को अगर 107 लिखेंगे तो अगेन 5 जोड़ना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप बेसिक सा आइडिया है जूनियर क्लासेस का कि आपको अगला टर्म अगर लिखना है तो उतना जोड़ते जाइए। 105 हुआ, 112 हुआ। अब इसको आप करने जाएंगे तो क्लियरली 7 1 जा 7, ठीक है, बचेगा आपके पास कितना 4 4 यानी 42, फिर 7 6 42। उसके बाद अगला टर्म कितना हो जाएगा 1 1 9। फिर ऐसे बढ़ते 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 हमारा ये एपी बन गया है। पर अब लास्ट टर्म भी चाहिए। लास्ट टर्म 999, देखिए क्या 999 7 से डिविजिबल हो रहा है। ये रफ काम कर रहा हूँ मैं इस तरफ। तो आप अगर देखने जाएंगे तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, फिर 1 7 2 जा 14, 5 ऐसे बच रहा है। यानी इसका मतलब है कि आपके पास 5 बच रहा है, 5 एक्स्ट्रा है आपके पास। ठीक है, तो या तो आप 2 जोड़ दो जिससे कि आपका काम बन जाए। पर अगर आप 999 में 2 जोड़ोगे तो ये 1001 हो जाएगा, और 1001 एक 4 डिजिट का नंबर होता है, ये हो जाएगा 4 डिजिट का नंबर होता है। तो आप 2 जोड़ नहीं सकते हैं, तो 5 माइनस कर दो। तो 999 में से अगर 5 माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा
994 क्लियरली 7 से डिविजिबल है, आप चेक कर लो। 994 को 7 से अगर आप माइनस डिवाइड करते हो तो 7 1 जा 7, ठीक है, 7 1 जा 7, 2 बचेगा, 2 और 9, 7 4 जा 28 और फिर बचेगा 1, 7 2 जा 14, ओके 142 हो रहा। यानी ये चीज़ ये हो गया हमारे पास अभी AP। तो इस तरह से पहला काम आपका ये होता है जब 3 डिजिट का नंबर या 4 डिजिट का नंबर जितने भी हो तो इसमें आप पता कर ले कि वो 3 डिजिट में जो कंडीशन दिया हो, जैसे यहाँ 7 से डिवाइड करने का कंडीशन दिया, कहीं मल्टीप्लाई करने का कंडीशन देगा, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ तक खत्म। इससे हमारा क्या फ़ायदा है, बस एक बार ये AP में आ गया तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। देखो A1 आपके पास कितना है 105, ठीक है, D कितना है आप प्लेन देख सकते हो, D 112 में से आप 5 घटाओगे तब भी 7, 119 में से 112 घटाओगे 112 घटाओगे तब भी 7, यानी D 7 है। और लास्ट टर्म जो है जो कि nth टर्म है जिसको आप AN भी लिख सकते हो वो है 994। यही अगर हमको पता चले कि ये nth टर्म क्या है, क्या ये 100 टर्म है, क्या ये 200th टर्म है, क्या ये 15th टर्म है, तो वही तो ये लास्ट टर्म 15th अगर टर्म होता है तो 15 नंबर ऐसे होंगे जो 7 से डिवाइड हो रहे होंगे। तो यही n का वैल्यू निकालना। आप अभी क्वेश्चन करके आए हो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। AN इक्वल टू क्या होता है A1 प्लस n-1 इंटू D। AN कितना है 994 रख दो यहाँ। A1 कितना है, A1 दिया है 105 रख दो यहाँ 105 प्लस n-1 वही n-1 नहीं पता इंटू D 7। अब यहाँ से आप सिंप्लीफाई करने का 1000 तरीका है। कोई ऐसे कर लेता है कि 994 और 105 इधर ले आता है, पहले माइनस कर देता है फिर 7 से डिवाइड कर देता है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए मैं एक सिंपल तरीके से करता हूँ जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। 105 ऐसे रख दिया, फिर 7 इंटू n 7n कर दिया, फिर 7 इंटू 1 -7 कर दिया। अब पहले इस तरफ सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 994 इक्वल टू 105 -7 और प्लस 7n, ठीक है। तो अब 105 में से 7 अगर जाता है तो कितना हो जाएगा 994, ये आपके पास हो जाएगा कितना हो जाएगा ये आपके पास हो जाएगा 98 प्लस 7। अब 98 को इधर ले आते हैं, 994 माइनस 98 इक्वल टू 7, ठीक है, इसको इधर ले आए, ओके। ये अगर ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा 886 ना, 14 में से 8 गया तो आपके पास हो गया 14 6, तो फिर ये हो गया 9 हो गया, फिर 9 में से 0 तो 8 हो गया 896 इक्वल टू 7n। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 896/7, तो ये 7 1 जा 7, फिर 7 हो गया, फिर 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56, यानी 128 ऐसे नंबर होंगे किसके 3 डिजिट्स वाले के जो कि 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इतना बस बेसिक कंसेप्ट आपका मेन क्या लगाना रहता है। आप देखिए आपको ये बस ये AP तैयार करना होता है। एक बार ये AP तैयार हो गया तो कहानी खत्म। उसका भी मैंने आसान तरीका दे दिया, आपको चेक करके आप पता कर सकते हो, ठीक है, ओके। ऐसा ही क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन बस मल्टीपल वर्ड यूज़ कर दिया है। सिमिलर क्वेश्चन है कौन, क्वेश्चन नंबर 14। अब पहले आप एक बार चेक कर लो, पहले एक बार कोशिश करो इसको करने का, उसके बाद वीडियो देखो। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 14 में है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में बहुत सारे मल्टीपल्स ऑफ 4 होंगे। ऑब्वियसली 10 तो नहीं है, ठीक है, 10 तो नहीं है। मल्टीपल्स ऑफ 4 करने का मतलब कि 4 के टेबल में आना चाहिए, ठीक है, 4 के मल्टीपल में, यानी 4 आए, 8 आए, 12 आए, फिर कितना है 16 आए, फिर 20 आए, ऐसे करते 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 जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो यहाँ तो 10 तो नहीं है, तो कौन हो सकता है 10 के बाद 11 भी नहीं है, 12 है, ठीक है, 12 है। उसके बाद तो कौन होगा, तो 4 का मल्टीपल 4 आप जोड़ते जाओ, 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा, 28 होगा, करते करते करते। एक और आइडिया क्या लगेगा, हमको पता करना है कितना है इसमें, तो ये nth टर्म निकालने के लिए हमको लास्ट टर्म भी पता करना होगा। क्लियरली 250 तो नहीं लग रहा, 250 को अगर हम देखेंगे 4 से डिवाइड करके, आप बोलेंगे अभी मल्टीपल वर्ड यूज़ किया तो डिवाइड क्यों, क्योंकि एक बार हमको पता चल जाएगा कितना टाइम्स जा, जैसे ये है 4 3 जा 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 अगर करेंगे 4 टाइम्स जा 3 तब 12 आता है, तो कितना टाइम्स जा होता है वो हमको नहीं पता है। तो यहाँ अगर डिवाइड करने जाएंगे तो क्लियरली हम देख सकते हैं, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 2 आपके पास क्या बच रहा होगा, 2 आपके पास रिमाइंडर बच रहा होगा, ओके। तो उसको आप क्या कर ले 2 घटा लो, क्योंकि 2 आप जोड़ तो नहीं सकते हो, तो माइनस ही कर लो, तो ये हो जाएगा 248, 2 अगर माइनस कर लोगे तो 248 आ जाएगा। और ये क्लियरली आप देख रहे हो 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी 4 के मल्टीपल में भी आएगा, ओके। अगेन ये आपके पास क्या हो गया AP, यही तो तैयार करना होता है। AP में फर्स्ट टर्म कितना है 12, D कितना होगा डिफरेंस, 16 में से 12 करोगे तब भी 4, 20 में से 16 करोगे तब भी 4, 28 में से 24 करोगे तब भी 4,
और लास्ट टर्म जो एन है वो कितना है 248। बस अब ए एन इक्वल टू कितना होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ ए फर्स्ट टर्म है जिसको अभी A1 लिख रहे हैं, तो ए एन हमारा 248 है, यही एन का वैल्यू निकालना है। A1 कितना है 12 है, एन माइनस वन नहीं पता, एन माइनस वन इंटू डी, डी क्या है 4 है। अगेन अब इसको जैसे मैं बच्चा वाला करके दिखाऊँ वैसे भी कर सकते हैं, या एक मैं तरीका दिखाता हूँ, इस बार कैसे कर ले। 248 ये 12 है, इधर ले आओ, ठीक है। फिर n माइनस वन इंटू फोर, अगेन वैसा तरीका कर सकते हैं जो मैंने ऊपर किया है कि 4 इंटू कर लिए, फिर -4 कर लिए, फिर -4 इससे किए तो ये 8 हो जाएगा, फिर 8 इधर ले आएंगे 240 हो जाएगा, फिर 4 से डिवाइड कर लेंगे, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो मैं बोला क्या बोला कि 248 है, पहले ये कर लेंगे 4 इंटू एन 4n और 4 इंटू वन -4, फिर -4 को यहाँ ले आएंगे, तब भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक अलग तरीका से बता रहा हूँ, ऊपर में मैंने बताया एक तरीका सिंप्लीफिकेशन का, ये दूसरा तरीका, ये ज़्यादा आसान लगता है पर बच्चे लोग अक्सर वही करते हैं, तो मैंने आपको पहले वही बता दिया। इसको अगर माइनस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, क्या आपके पास ये हो जाएगा 236 इक्वल टू n माइनस वन इंटू फोर। अब हमको n चाहिए तो इस 4 को भी इधर ले आते हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, 4 इधर इक्वल टू n माइनस वन इम्प्लाई। इसको अगर हम लोग डिवाइड करने जाएंगे तो 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36, तो ये हो जाएगा n माइनस वन इक्वल टू 59 हो गया, तो n का वैल्यू हो गया 60। यानी 60 ऐसे नंबर हैं किस बीच में, 10 और 20 250 के बीच में, जो क्या होते हैं, जो 4 के मल्टीपल्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, और हो गया तो आप कमेंट में बोल सकते हैं हाँ सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपको और कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। उम्मीद है मैं आपके डाउट को क्लियर करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।